एक ऐसी गाड़ी जो इंडिया में आती है लेकिन लिमिटेड एडिशन में, सिर्फ 150 यूनिट्स, और वो भी बाहर से डबल दाम पर। अब सोचो इतनी महंगी गाड़ी फिर भी लोग आंख बंद करके खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये गाड़ी खरीदना इन्वेस्टमेंट जैसा लगेगा। 5 साल तक चलाओ, रोड पे जलवा दिखाओ, और जब बेचने की बात आए तो ना सिर्फ वैल्यू बरकरार रहेगी बल्कि उल्टा प्राइस और बढ़ जाएंगे इस गाड़ी के। यानी गाड़ी भी चल गई, शौक भी पूरा हो गया, और पैसे भी नहीं फंसे और ना पैसे कम हुए। इससे बढ़िया विन विन और सिचुएशन क्या हो सकती है। अब जरा वापस आते हैं हमारे प्यारे स्कोडा ऑक्टेविया वीआरएस पे। 2017-18 में जो लोग वीआरएस ले रहे थे, आज भी वो गाड़ी माला माल भील की तरह बनी हुई है। और अब भाई 2025 में दोबारा वापसी हो रही है। ऑक्टेविया वीआरएस फिर से इंडिया में एंट्री मारने को तैयार है, और अंदाज कुछ ऐसा जैसे कोई स्टार पुरानी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस दे रहा हो। भाई प्राइस सुनकर हल्का झटका तो लगेगा आपको, 60 लाख रुपए, और बदले में सिर्फ 265 HP 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब सच्ची बात बोले, वैल्यू फॉर मनी के मामले में गाड़ी बहुत पीछे लगती है, पर दिक्कत क्या है, वीआरएस फैंस को लॉजिक नहीं इमोशंस चाहिए। उनको हॉर्स पावर या टॉर्क से ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस स्कोडा की गाड़ी होनी चाहिए और वीआरएस वर्जन वाली। भाई इंडिया में 150 लोग तो हर गली मोहल्ले में या कहीं दुकान पे भी खड़े मिल जाएंगे। स्कॉर्पियन वालों के लिए एक तगड़ी अपडेट आई है। अब जो पहले सिर्फ Z6 वेरिएंट में या Z8 वेरिएंट में ऑटोमेटिक मिलता था, अब Z4 जैसे छोटे वेरिएंट में भी आपको ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब अब पहले वाली बात नहीं कि भाई Z8 ही लेना पड़ेगा, अब आपको ऑटोमेटिक छोटे वेरिएंट में मिलना चालू हो जाएगा। अब सीधा Z4 में भी अगर ऑटोमेटिक मिल रहा है तो जेब पे ज्यादा लोड पड़ेगा नहीं। तो Z6 से ही ऑटोमेटिक शुरू हो जाता था। 18.9 लाख से स्टार्टिंग होती थी ऑटोमेटिक स्कॉर्पियो एन की, लेकिन अब क्या सीन है, अब Z4 में ही ऑटोमेटिक मिल जाएगा 17.4 लाख में। मतलब पूरे 1.5 लाख का गैप क्लोज कर दिया महिंद्रा ने। और भाई अब जो पहले सिर्फ सपना लगता था ना, वो EMI में फिट बैठने वाला फैक्ट बन गया है। अब बात करते हैं असली खेल की, क्यों ऑटोमेटिक लेना बनता है। भाई मैनुअल वर्जन में लोगों की सीधी सी शिकायत है, गियर शिफ्टिंग टाइट लगती है, सिटी ट्रैफिक में मजा नहीं आता, और डीजल में तो मान लो पूरा हाथों के मसल्स बन जाते हैं। ऑटोमेटिक क्या करता है, क्लच की टेंशन खत्म, गियर का झंझट खत्म, सिर्फ आराम और राजा की तरह ड्राइविंग करो। खासकर डीजल ऑटोमेटिक में स्कॉर्पियो का असली स्वाद है। तो पेट्रोल या डीजल किस में लेनी चाहिए? अगर पेट्रोल हो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ तो भाई साहब थोड़ा चलाओ, लो बजट मतलब जिसकी रनिंग कम है, ये उन्हीं को लेनी चाहिए। और पेट्रोल प्लस ऑटोमेटिक ठीक है, लेकिन आपको माइलेज मार देगी। अगर डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ लेते हैं तो भाई आपको गियर शिफ्टिंग टाइट लगेगी, उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन डीजल और ऑटोमेटिक ये बेहतरीन चीज है। तो अब भाई Z4 ऑटोमेटिक में लेना बनता है। लुक वही दमदार है, गाड़ी वही तगड़ी है, और अब आराम से चलाने वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब तक इस गाड़ी में एडास यानी एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम गायब था, और इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया में इस गाड़ी की एनकैप रेटिंग बहुत ही खराब आई थी, मतलब 0 रेटिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ एडास मैंडेटरी है, और बिना उसके भाई आपकी गाड़ी कुछ भी नहीं है, वहाँ पे 0 स्टार रेटिंग मिलेगी। अब क्या अपडेट आने वाला है, लेवल 2 एडास। अब ये गाड़ी खुद ब्रेक लगाएगी, खुद थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन कंट्रोल करेगी, और हाँ सनरूफ वाले भाई खुश हो जाओ, अब पैनारोमिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। हालांकि जरूरत तो नहीं है इसमें, पर भाई इंडिया में लोग सनरूफ के दीवाने हैं, तो जो लोग चाहेंगे कंपनी वो देगी। छत खुली होनी चाहिए, चाहे सूरज की जो गरम गरम धूप वो आपको झुलसा दे। और हाँ महिंद्रा भी ये बात जानता है कि क्योंकि अगर बोलेरो में छोटी सनरूफ दे दी ना, तो स्कॉर्पियो एन में भी सनरूफ देनी ही पड़ेगी। भाई लोग ज्यादा पैसे दे रहे हैं और उस गाड़ी में आपको सनरूफ भी ना मिले, क्या मजाक है। पर सच बात बताऊं भाई, जितने लोग कहते हैं ना कि छोटी सनरूफ है नहीं लूंगा गाड़ी, उसमें से 90% लोग खुद गाड़ी के अंदर बैठ के भी कभी आसमान देखते भी नहीं है। तो पैनारोमिक हो या छोटी सनरूफ हो, असली चीज है पैकेजिंग और फील। अब थोड़ा इंटीरियर की बात कर लेते हैं। महिंद्रा वालों को बोलना पड़ेगा थोड़ा फिट एंड फिनिश पे भाई ध्यान दो। गाड़ी बाहर से तो आपकी जानदार है, अंदर से जरा और थोड़ा पॉलिश करो इसको, ताकि जब आम आदमी अंदर बैठे तो बोले भाई रॉयल फील आई है ना। बात करते हैं स्कोडा की। इस बार लगता है कंपनी को काफी जल्दी समझ आ गया है कि स्कोडा को कैसे इंडिया में चलाना है। अब स्कोडा इंडिया में धीरे धीरे गियर बदल रहा है। पहले थोड़ा झटक झटक के चल रहा था, पर सीधा काम पे फोकस हो गया है। स्कोडा ने हाल ही में इंडिया में अपनी कोडियक को लॉन्च कर दिया है, और कुशाक फेसलिफ्ट की भी टेस्टिंग शुरू हो गई है। सड़क पर 2 गाड़ियां टेस्ट होती हुई दिखी है, और सबसे मजेदार बात, कैमो सिर्फ आगे और पीछे मतलब 100% फेसलिफ्ट ही है। मतलब आगे के बस बम्पर वम्पर थोड़ा बहुत लाइट वाइट चेंज कर देंगे और कुछ नहीं, गाड़ी वही है। अब स्कोडा को क्या करना चाहिए, देखो भाई कुशाक वैसे भी दिखने में बुरी तो नहीं थी, पर अब अगर गेम बदलना है तो थोड़ा इसमें टेक ऐड करो। और दूसरा, गाड़ी की विड्थ को बढ़ाओ। क्रेटा की एक रोड प्रेजेंस दिखती है, क्रेटा चौड़ी लगती है, एक मस्कुलर लगती है, लेकिन आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है कुशाक, लेकिन वो चौड़ी नहीं है, वो पतली सी लगती है। ऐसा लगता है कोई मिनी एसयूवी चला रहे हैं। नीचे फॉग लैंप्स ऐसे दिखाओ कि रात को खुद चांद भी शर्मा जाए।
और अगर जीटी लाइन जैसी स्पोर्टी लुक्स ठोक दी ना तो भाई कुशाक ना जो यंग लोग हैं उनमें एक सेलिब्रिटी बन जाएगी। एक स्कोडा वालों को सीधा एक स्पोर्टी वेरिएंट भी निकाल देना चाहिए, ऐसा जिसमें थोड़ी और टाइट ट्यूनिंग, ब्लैक अलॉय, रेड ब्रेक कैलिपर और अंदर से बकेट सीट्स भी अवेलेबल हो। सनरूफ वाला भी आप खेल अप्लाई कर सकते हो। तो भाई अगर काइलैक में सनरूफ आ सकती है तो कुशाक में पैनोरामिक सनरूफ क्यों नहीं आ सकती? मतलब सेफ्टी के मामले में तो पहले ही फुल नंबर ले चुकी है गाड़ियां। अब अगर यही गाड़ी थोड़ा और तेज और टेकी बन जाएंगी तो भाई फिर वाकई में सेगमेंट में तूफान आ जाएगा। अब देखो 1.0 लीटर वाले इंजन में जो अभी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है ना वो हटाया जा रहा है, उसकी जगह आया है 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। मतलब गाड़ी अब चलेगी और ज्यादा स्मूथ और माइलेज भी और बेहतर मिलेगा। अब बॉडी जितनी ज्यादा शाइनी है, अगर अंदर से भी हाईटेक फील हो जाए ना, जैसे कुछ ऐसे स्क्रीनी चीजें मिल जाए तो नो नॉनसेंस हो जाएगा, सीधी काम की चीज आ जाएगी। तो परफॉर्मेंस वाली VRS भी अगर थोड़ा सा इसमें आ जाए, अब आप कहोगे यार सब कुछ ही चाह रहा है, तो हम तो सब कुछ ही चाहेंगे भाई। अगर स्कोडा थोड़ा गेम में मसाला और डाल दे, मतलब थोड़ा हल्का सा VRS लाइन वाला वर्जन आ जाए, मतलब इसका सस्पेंशन थोड़े और टाइट हो जाए, स्टीयरिंग थोड़ा हैवी हो जाए, एलॉय और थोड़े एग्रेसिव से हो जाए और लुक्स भी थोड़े से की टाइप की हो जाए, तो गाड़ी भाई सब बिकेगी, लाइन लग जाएगी शोरूम पर। अब अगली न्यूज, टेस्ला की इंडिया में एंट्री हो रही है। ये सबको पता है, मुंबई में टेस्ला का शोरूम खुल गया है। अब आप सोच रहे होंगे यार 4 साल से बोल रहे थे खुलेगा खुलेगा खुलेगा, भाई साहब आखिरकार खुल ही गया। तो भाई साहब ऑडी ने ऐसा अपग्रेड किया है कि Q3 पे लोगों को जो दिल आता था ना, सामने की लुक्स एकदम शार्प हो गई है, पतली पतली LED हेडलैम्प्स भी आ गई हैं और जैसे निंजा की आंखें होती हैं बड़ी ग्रिल जिसमें आपको शाइनी अपनी शक्ल दिख जाएगी, ब्लैक फॉग लैम्प्स, हाउसिंग एकदम फाइटर जेट जैसी, साइड से स्टैंड भी एकदम अपराइट है, कॉन्फिडेंट है, जैसे कोई बिजनेस क्लास बंदा बोर्ड रूम में बैठा हो, बड़े बड़े अलॉयज हैं, चलने के तरीका भी बड़ा शानदार है। पीछे से तो X1 GLA सब साइड में रख दो, भाई Q3 की लुक शानदार लगती है। ऑडी ने प्रूव कर दिया है कि अगर नया कुछ करना है ना तो भाई साहब ऑडी से सीखो। अब बात करते हैं ऑडी Q3 के इंजन और हाइब्रिड ऑप्शन की। Q3 के अंदर आपको मिलता है एक तगड़ा 2 लीटर का TFSI इंजन, जिसमें बेस वर्जन से ही 200 हॉर्स पावर मिलती है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये गाड़ी चलने के लिए नहीं उड़ने के लिए बनी हो। लेकिन वेट करो, असली बात तो ये है कि इसमें हाइब्रिड भी आ रहा है। इसमें आपको मिलता है 25 किलोवाट आवर की बड़ी सी बैटरी, साथ में इंजन और बैटरी का कॉम्बिनेशन, और जो आपको पावर देगा 272 HP की। और सबसे बड़ी बात, 120 किलोमीटर तक सिर्फ बैटरी पर चल सकती है और बाकी पेट्रोल अलग। तो मतलब कोई टेंशन ही नहीं है भाई साहब। तो भाई ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है मेरे ख्याल से। पावर भी मिल रही है आपको, रेंज भी मिल रही है, फ्यूल सेविंग भी हो रही है, और ऊपर से गवर्नमेंट की EV वाली टेंशन भी खत्म हो रही है। तो करना क्या चाहिए, यही सेटअप हर गाड़ी में डाल दो भाई साहब। ना EV से डर ना इंजन से शर्म, दोनों में बैलेंस बनाओ भाई। फाइनली S90 को इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आप सोचो बहुत सही किया, गाड़ी इतनी पुरानी हो गई थी जैसे 2005 की एक्सेल शीट चल रही हो 2025 के मैकबुक पे। 70 लाख की गाड़ी और टैक्स जैसे नोकिया 1100 का। और नेटफ्लिक्स चलाने वाले तो कोशिश कर रहे होंगे भाई क्या ही है ये। वोल्वो कह रहा है नई जनरेशन लाएंगे भाई इंडिया में, पर सच ये है कि बाहर भी अभी तक कुछ नया आया नहीं है इनका, तो इंडिया में कहां से लाएंगे। बस एक फेस लिफ्ट बाहर एक फेंका था इन्होंने, वो भी कुछ खास चला नहीं। जैसे IKEA के फर्नीचर पे क्रोम लगाकर ये सोच रहे हैं गाड़ी बेच देंगे। भाई जब किसी गाड़ी पे 3 लाख रुपए का खुला डिस्काउंट चलने लगे ना, तो समझ जाओ पानी सिर से ऊपर जाने लगा है। कंपास पे ऐसे डिस्काउंट चल रहे हैं जैसे क्लियरेंस सेल हो रही है शोरूम की। अब सवाल ये है, क्या कंपास भी डिसकंटिन्यूड होने वाली है? मेरे हिसाब से 100% खतरा तो मंडरा रहा है। सेल स्लो है, नई गाड़ी लॉन्च हो नहीं रही, कंपटीशन हाई है, खुद अपने इनके प्राइसेस बाकी कंपटीशन से इतने ज्यादा है कि लोग इनकी तरफ आ ही नहीं रहे, शोरूम पे चढ़ते ही नहीं है। और वैसे भी जीप इंडिया में बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहा है, ऐसा यही नहीं पता चल रहा है कि भी करना क्या है। तो अब देखो जीप मेरिडियन पे भी 4 लाख रुपए के डिस्काउंट चल रहे हैं सीधे सीधे। मतलब गाड़ी की लुक्स फीचर्स सब अच्छे हैं, लेकिन फिर भी लोग खरीद नहीं रहे। अरे शोरूम में नहीं चढ़ रहे, खरीदना तो बहुत दूर की बात है। ये गाड़ियां सिर्फ शोरूम में बस खड़ी हैं और कंपनी को अब बस किसी तरह गाड़ी बन गई ना बन गई, अब इन्हें किसी तरह से बेच दो। जितने की बन गई उतने ही पैसे मिल जाए वापस। इतने डिस्काउंट तो किसी शॉपिंग मॉल में कहीं नहीं होते जितने इन गाड़ियों पे हो रहे हैं। तो जीप की हालत तो पतली है। तो मेरे ख्याल से जीप को एक ना गेम चेंजर स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए भाई। क्रेटा सेगमेंट में कोई तगड़ी गाड़ी लेके आनी चाहिए, या फिर एक सब 4 मीटर SUV जैसे नेक्सॉन या ब्रेजा टाइप। क्योंकि ये जो 40-50 लाख की गाड़ियां हैं ना, इनको चाहे आप गोल्ड प्लेट में भी पेश कर दोगे ना भाई, कोई नहीं पूछने वाला उन्हें। अब आते हैं लैंड क्रूजर की तरफ। भाई टोयोटा ने LC300 का हाइब्रिड वर्जन लॉन्च कर दिया है, 3.5 लीटर का पेट्रोल इंजन के साथ, और बैटरी भी है इसके साथ, और कंबाइंड आउटपुट मिलती है 457 HP की। सीधा 100 हॉर्स पावर का बूस्ट है। सुनने में भारी लगता है पर वाकई में है।
तो प्राइस भाई 3 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है, माइलेज पहले से बेहतर हो गया है, परफॉर्मेंस हाँ टॉप क्लास तो है ही लेकिन 3 करोड़ रुपए तो दे रहे हो आप। अब भाई सवाल ये उठता है, क्या इंडिया में कोई बंदा 3 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए देगा कि उसे थोड़ा ज्यादा माइलेज चाहिए और 100 हॉर्स पावर ज्यादा चाहिए? मुझे तो लगता नहीं दूर दूर तक। इतने में तो 2 फॉर्च्यूनर ले ले कोई आदमी, एक घर वालों के लिए, खुद के लिए। अब आते हैं महिंद्रा की इलेक्ट्रिक प्लानिंग पर। भाई लोगों ने BE6 और BE9 जैसी गाड़ियों की बड़ी बड़ी बातें सुनी थी और गाड़ी बिक भी रही है, लेकिन जो ले रहे हैं उनके साथ कुछ नॉन सेटिस्फैक्टरी उनके एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं। तो भाई लोग वैसे बात तो कर रहे हैं कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, ग्लोबल टेक आने वाला है, बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म आने वाला है, पर सच्चाई क्या है? जितना महिंद्रा ने एक्सपेक्ट किया था ना, वैसा रेस्पॉन्स इन्हें आया ही नहीं है। ना उतनी बुकिंग आई है, ना उतनी हाइप बनी है, और लोग अभी भी बोल रहे हैं भाई नेक्सॉन EV काफी बेहतर है। महिंद्रा के लिए अब वेकअप कॉल है, मार्केटिंग से आगे बढ़कर अब एक्चुअल प्रोडक्ट और प्राइसिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। ये हाइप तो क्रिएट कर रहे हैं पर प्रोडक्ट में इतना जान लग नहीं रही। कई लोगों को रियल वर्ल्ड रेंज में दिक्कत आ रही है, 600 किलोमीटर की रेंज बता रहे हैं, अब 300 भी नहीं दे रही गाड़ी।